Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of entrepreneurship. Today we are having our 14th lecture. I am your instructor Aruj. आज के लेक्चर में हम बिजनेस प्लान में फर्दर फाइनेंशियल प्लान में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट पे बात की और बैलेंस शीट स्टेटमेंट पे बात की। आज के लेक्चर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और इसका पर्पस क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी कहते हैं, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज हाउ मच कैश इज एंटरिंग एंड लीविंग योर बिजनेस। कितना कैश आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है और कितना कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। द स्टेटमेंट कैप्चर्स बोथ द करंट ऑपरेटिंग रिजल्ट्स एंड अकम्पनिंग चेंजेस इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भी, और वो अफेक्ट करती हैं आपकी कैश फ्लोज को। एंड एज एन एनालिटिकल टूल जो स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो होती है ये यूजफुल होती है इन डिटर्मिनिंग द शॉर्ट टर्म वायबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि आपके पास कितना कैश ऑन हैंड है, ताकि आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो उनको बियर कर सकें या उनका पे आउट कर सकें। लाइक आपके जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं तो उनको आप पे कर सकें। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्यों चाहिए होती है, तो इसके डिफरेंट रीजंस हैं। दे शो योर लिक्विडिटी। एक तो इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये कैश फ्लो से रिलेटेड है, लाइक ये लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी से रिलेटेड है, आपके कैश से रिलेटेड है। दैट मीन्स यू नो एग्जैक्टली हाउ मच ऑपरेटिंग कैश यू हैव in case you need it to use it, and so you know what you can afford and what you can't, ताकि आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको आइडिया हो जाता है कि कितना कैश आपके पास अवेलेबल है जिसको आप यूज करें, और अगर आपकी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगी। दे शो यू द चेंजेस इन द एसेट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इन द फॉर्म ऑफ द कैश आउटफ्लोज एंड कैश इनफ्लोज एंड कैश बीइंग हेल्ड। अगर आपने कोई एसेट्स परचेज किए हैं, आपने एसेट परचेज किए तो आपके एसेट्स के अंदर, आपके बिजनेस के एसेट्स के अंदर इंक्रीज आया। इट मींस के आपने इन रिटर्न ऑफ कैश, आपने कैश पे करके एसेट्स परचेज किए तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया, तो आपका कैश कम हो गया, आपका बिजनेस का कैश कम हो गया, आपके एसेट्स इंक्रीज हो गए। इन केस आपकी लाइबिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। लाइबिलिटीज मीन आपने जो पेमेंट्स करनी होती हैं, जो जिनके लिए आप लाइबल हो, तो वो आप इंक्रीज हो रही हैं। आपने कहीं से लोन लिया है तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बट कैश फ्लो में हम ये देखते हैं कि आपका जब लोन आपके बिजनेस में आएगा तो आपके पास कैश इनफ्लो हुआ, तो आपका कैश फ्लो में इंक्रीज शो होगा। लाइकवाइज इक्विटी, अगर आपके ऑनर्स इक्विटी या उसका कैपिटल या उसके कॉमन स्टॉक्स के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो इट मीन्स कि आपके बिजनेस के अंदर कैश आया, तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, बट ऑन द अदर हैंड कैश फ्लो के अंदर आपका इंक्रीज शो होता है। तो इस तरह हम एसेट्स, लाइबिलिटीज और इक्विटी जो कि बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं, उनसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, या कितना कैश हेल्ड पे है हमारे पास। दोज थ्री कैटेगरीज आर द कोर ऑफ द बिजनेस अकाउंटिंग। जैसे कि बैलेंस शीट का ये कोर कंपोनेंट्स हैं, और इन थ्री कंपोनेंट्स के ऊपर जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो बेस्ड है। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। एंड द थर्ड रीजन फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट इज दे लेट यू प्रिडिक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो, कि ये आपको बताता है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रोजेक्शन आप कर सकते हैं अपने फ्यूचर कैश फ्लोज की, एंड यू कैन प्लान फॉर हाउ मच लिक्विडिटी योर बिजनेस विल हैव इन द फ्यूचर, और आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बिजनेस की फ्यूचर में कितना लिक्विड होगा या कितना कैश अवेलेबल होगा आपके पास। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग द लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान्स, और ये आपके लिए या आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसकी बेस के ऊपर फिर अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो बना सकते हैं।
ऑन द टॉप ऑफ दैट, इफ यू प्लान ऑन सिक्योरिंग अ लोन या लाइन ऑफ क्रेडिट की तरफ जा रहे हैं, या अपनी कोई फाइनेंसिंग आप करना चाह रहे हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड यू विल you must have to have the अप टू डेट कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप अपने लोन्स के लिए अप्लाई कर सकें, ताकि आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये देख लेते हैं आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट से, आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको सॉर्ट ऑफ आपके बिजनेस की आइडिया होता है कि कितना आपके पास कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हो रहा है। नेगेटिव कैश फ्लो वर्सेस पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के एंड पे हमें जो फिगर या बॉटम पे हमें जो कैश फ्लो की फिगर, कैश की फिगर आती है, अगर वो नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आप कैश जो है आपने लूज किया है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, जिसके लिए आपने कैश फ्लो बनाई हुई है, मंथली है, क्वार्टरली है या ईयरली है। सो यू हैव द, इसलिए आपके पास वो नेगेटिव में वो फिगर आ रही है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट लॉन्ग शॉर्ट टर्म में तो आपकी नेगेटिव फिगर इट्स लाइक इट्स नॉट गुड, बट लॉन्ग टर्म में आपकी नेगेटिव फिगर हमेशा बुरी नहीं होती, वो अच्छी भी हो सकती है। इट मीन्स कि आपने अगर लॉन्ग टर्म में आपकी नेगेटिव फिगर आ रही है कैश फ्लो के बॉटम में, तो इट मीन्स कि आपने, आपके बिजनेस ने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी की हुई है जहां पे यू आर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑन इट, और कुछ टाइम लेटर ऑन आपका जो कैश इनफ्लो है वो आने वाला है, और वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छी समझी जाती है नेगेटिव फिगर। एंड व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव नंबर एट द बॉटम ऑफ योर स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की बॉटम पे अगर आपका पॉजिटिव नंबर है एंड यू हैव गॉट द पॉजिटिव कैश फ्लो फॉर द मंथ, तो इट मीन्स के इट्स अ हेल्दी साइन कि आपका बिजनेस जो है वो पॉजिटिव कैश फ्लोज में है शॉर्ट टर्म में। बट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव नंबर जो है वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता, एंड इट गिव्स यू मोर, इट शोज दैट योर बिजनेस हैव अ लिक्विडिटी नाउ, आपके पास काफी कैश हेल्ड पे है, या आपने और उसके डिफरेंट नेगेटिव रीजंस फिर या नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं वो शो होते हैं। इट मीन्स कि आपने कैश जो है या लोन जो है वो लिया हुआ है, या आपने और उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, कोई किसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज के अंदर वो यूटिलाइज नहीं हो रहा, और वो हेल्ड पे है वो कैश जो है वो आपके पास, तो वो जो है वो आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता, और पॉजिटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये डिफरेंट थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि समझने की जरूरत है कि कैश फ्लो में एट द बॉटम जो नेगेटिव होता है वो हमेशा नेगेटिव बुरा नहीं होता, और जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव हमेशा अच्छा भी नहीं होता लॉन्ग टर्म के अंदर। हाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्क्स विद द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। जैसा कि पहले भी बताया है कि इनकम स्टेटमेंट के जो कंपोनेंट्स हैं, और जो इनकम स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि हमारा कैश इनफ्लो कहाँ से आ रहा है और कैश आउटफ्लो कहाँ जा रहा है। लाइक हम उसमें देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकालते हैं, जो कॉस्ट होती हैं वो उसको डिडक्ट करते हैं, जो हमारे डिफरेंट जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिडक्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, जो टैक्सेस हम पे करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस का कैश आउटफ्लो भी शो हो रहा होता है, और जो हमारे सेल्स वॉल्यूम होते हैं वो रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो वो कैश इनफ्लो भी शो हो रहा होता है। लाइकवाइज हमारे पास जो बैलेंस शीट हम क्रिएट की होती है, तो उसमें एसेट, लाइबिलिटीज और ऑनरशिप इक्विटी का के कंपोनेंट्स होते हैं, और वो हमें ये बताते हैं कि हमारे एसेट्स कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं, लाइबिलिटीज कितनी इंक्रीज हैं, कितनी डिक्रीज हैं, और कौन कौन सी लाइबिलिटीज बिजनेस के ऊपर हुए हैं और कौन कौन से एसेट्स हैं, और उससे हमारे डिफरेंट अकाउंट्स हमें पता चलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं और अकाउंट पेबल कितने हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इनकम स्टेटमेंट की और बैलेंस शीट की वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंड और जो इसका बहुत ही अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, तो वो हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो इज इक्वल है इनकम स्टेटमेंट के और बैलेंस शीट के।
कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और 3 सेक्शंस में इसके अंदर जो कैश की एक्टिविटीज हैं वो उनको एंटर करते हैं और देखते हैं कि अगर हम कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कर रहे हैं तो कितना कैश फ्लो इन आ रहा है और कितना कैश आउट हो रहा है, और लाइकवाइज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर देखते हैं कि कितना कैश इन हो रहा है बिजनेस के अंदर और कितना कैश आउट हो रहा है, और इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. तो these 3 sections of the statement of cash flow designated the different ways the cash can enter and leave your business. The cash flow from operating activity is the cash entered or spent in the course of the regular business activity. जो operating activities होती हैं वो हमारी regular operating day to day activities होती हैं business के अंदर. The main way your business makes money and by selling the product or services. Then comes the cash flow from investing activities. Is the cash earned or spent from the investment your company makes, such as the purchasing equipments, investing in the other companies. तो ये हमारी investment activities होती हैं. Then comes the cash flow from financing activity. Is the cash earned and spent in course of the financing your company with the loans, line of credit और owners equity. कि आपने अपनी कंपनी की फाइनेंसिंग कैसे करनी है, आपने लोन लिया है या आपने रिटेन अर्निंग्स से किया है या आपकी ऑनर्स के कैपिटल से आपने किया है. तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किस तरह है. इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई एसेट्स परचेजिंग की, मशीनरी परचेज की या किसी और जगह इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस से की हुई है तो वो, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी डेली डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, तो वो उससे रिलेटेड है. ये एक एग्जेम्पलरी कैश फ्लो स्टेटमेंट है और इस तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब इसकी लुक जो है वो इस तरह की होती है कि ऊपर हम मेंशन करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, देन बिजनेस का नाम मेंशन करते हैं, मंथ एंड जनवरी 31, 2019. ये एक कैश फ्लो का सैंपल फॉर्मेट है. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जिस तरह हमने पीछे लास्ट स्लाइड में देखा कि कैश फ्लो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को मेंशन करेंगे कि उसमें हम देखते हैं कि हमारे जो नेट इनकम है वो उसको मेंशन करेंगे, या जो हमारी, और ये वो अमाउंट है जो हमने इनकम स्टेटमेंट से हमने ली. तो ये नेट इनकम हमारे पास, हमने इसकी अमाउंट यहाँ पे मेंशन करते हैं 60,000. देन कम्स डिप्रिसिएशन, कि जो हमारी एसेट्स की डिप्रिसिएशन होती है, तो डिप्रिसिएशन एक्चुअली वो उसको डिक्रीज नहीं करते, वो डिक्रीज इन एसेट वैल्यू होती है, बट यहाँ पे हम उसको एड अप करते हैं क्योंकि वो एक्चुअली पे नहीं कर रहे होते हैं, डिप्रिसिएशन पे नहीं कर रहे होते, तो उसको हम एड अप करते हैं. देन कम्स इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, कि जो आपके अकाउंट जो आपने पे करने हैं बट अभी आपने पे नहीं किए, तो वो पेएबल हैं बट वो पे नहीं किए, तो उसको हम एड अप करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में. तो ये हमने ये सारी जो ब्लैक कलर में फिगर्स लिखी हुई हैं, ये सारी पॉजिटिव फिगर्स हैं. Then comes subtraction from the cash. The increase in account receivable. Account receivable में increase आया means आपके किसी ने आपकी पेमेंट करनी है, आपके कस्टमर्स ने आपकी पेमेंट करनी है बट की नहीं है, और अभी की नहीं है तो कैश इनफ्लो अभी हुआ नहीं है. जब वो हुआ नहीं है तो हम उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं. तो ये आपकी जो इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल की फिगर है 20,000, ये ब्रैकेट में इसको आप मेंशन कर लें, तो इट मीन्स जब ब्रैकेट के अंदर फिगर होती है इट मीन्स ये सबट्रैक्ट हो रही है और ये नेगेटिव फिगर है. तो ये कैश आउटफ्लो के अंदर, इसको हम कैश इनफ्लो में कंसिडर नहीं करते, तो ये जो है फिगर ये हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं. देन कम्स इंक्रीज इन इन्वेंट्री. आपके बिजनेस ने इन्वेंट्री परचेज की, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, कोई बिजनेस रिलेटेड कोई भी आपका प्रोडक्शन रिलेटेड कोई चीज परचेज की, तो वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर इंक्रीज हुई. जब वो एसेट्स और वो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई मींस आपका एसेट इंक्रीज हुआ. तो इन रिटर्न जब आपने कोई चीज परचेज की है तो आपने कैश पे किया है. जब आपने कैश पे किया तो वो कैश आउटफ्लो हो गया और वो आपकी नेगेटिव फिगर होगी, आपके बिजनेस से कैश आउट हुआ है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने जस्ट कैश को कंसीडर कर रहे होते हैं, जहां पे कैश इन हो रहा है या कैश आउट हो रहा है. जब कैश आउट होगा तो हम उसको नेगेटिव
में कंसिडर करते हैं। तो ये 30,000 जो है ये नेगेटिव अमाउंट है। अब हम जब इसको एड अप करते हैं 60,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 तो ये पॉजिटिव फिगर 90,000 बनती है, और जो नेगेटिव फिगर्स हैं 20,000 प्लस 30,000 जो ये 50,000 बनता है, और 90,000 में से हम डिडक्ट करेंगे 50,000 तो हमारे पास 40,000 नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो ये पहले हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज को उसका कैश फ्लो देखा। देन कम्स हमारे पास सेकंड सेक्शन है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टमेंट, अगर बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, कोई इक्विपमेंट परचेज किया है, तो जब इक्विपमेंट बिजनेस के पास आया तो इन रिटर्न कैश पे किया होगा, तो वो 5,000 का कैश आउटफ्लो हुआ, तो वो नेगेटिव फिगर है। देन जो थर्ड वन हमारे पास सेक्शन है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नोट्स पेएबल, कि हमने कुछ प्रॉमिस किया है कि हम पे करेंगे, बिजनेस पे करेगा, बट अभी उसकी पेमेंट नहीं हुई। जब पेमेंट अभी नहीं हुई तो हम उसको कैश फ्लो में एड अप रखेंगे, तो वो 7,500 पॉजिटिव फिगर हमारे पास है। और जो नेट कैश फ्लो फॉर द मंथ एंड हमारे पास आ गई अमाउंट वो है 42,500। तो जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था 40,000, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे 5,000 क्योंकि वो नेगेटिव फिगर है, तो हमारे पास रिमेनिंग 35,000 बचा, और 35,000 प्लस 7,500 जो कि पॉजिटिव फिगर है उसको ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास 40,500 का कैश फ्लो फॉर द मंथ एंड दिसंबर 31, 2018 जो है वो हमारे पास आ गया। तो हमने, ये होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस तरह कैश इन और कैश आउट को हम मेंशन करते हैं इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द बिजनेस के जो ऑपरेशंस हैं या इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं, तो उसके अंदर इनको हम इस तरह मेंशन करते हैं। रूल्स फॉर ट्रैकिंग द कैश फ्लो, कि कैश फ्लो में हम किस तरह रूल्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। जो हमने बैलेंस शीट से एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो कैश फ्लो में किस तरह उनको मेंशन करेंगे। 4 simple rules to remember as you create your cash flow statement. The first one is transaction that show an increase in asset. जैसा कि हमने देखा कि बैलेंस शीट में आपके एसेट्स इंक्रीज होते हैं, तो हम वो कैश फ्लो में वो डिक्रीज शो होंगे, वो नेगेटिव फिगर शो होगी। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि इन्वेंट्री में इंक्रीज हुआ। इन्वेंट्री में इंक्रीज मीन्स आपके रॉ मटेरियल में इंक्रीज हुआ, आपके जो करंट एसेट्स हैं उनके अंदर इंक्रीज आया, तो इन रिटर्न आपने कैश पे किया होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डिक्रीज इन कैश फ्लो है। देन सेकंड रूल ये है कि ट्रांजैक्शन दैट शोज द डिक्रीज इन एसेट, आपके एसेट्स के अंदर डिक्रीज हुआ। आपने अपने कोई बिजनेस के कोई बिल्डिंग जो है वो सोल्ड कर ली, सोल्ड आउट कर ली, आपने कोई अपना इक्विपमेंट बिजनेस का सोल्ड आउट कर लिया, तो जब सोल्ड आउट किया तो इन रिटर्न आपको कैश मिला, तो जब कैश इनफ्लो हुआ तो इंक्रीज इन कैश फ्लो हो गया। तो उसको जब एसेट्स के अंदर डिक्रीज होगा तो कैश के अंदर इंक्रीज आएगा। द थर्ड रूल इज ट्रांजैक्शन दैट शो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, कि आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, आपने लोन लिया, जब लोन लिया तो लाइबिलिटी ऑन वन साइड इंक्रीज हुई, बट आपके बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो हुआ, तो वो एडअप हो गया, वो इंक्रीज इन कैश फ्लो हो गया। द फोर्थ वन इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई, आपने कोई अकाउंट पेएबल पे कर लिए या आपने लोन रिटर्न कर लिया। जब लोन रिटर्न किया लाइबिलिटीज तो बिजनेस की कम हो गई, डिक्रीज हो गई, बट एज अ रिजल्ट आपका कैश जो है वो भी डिक्रीज हो गया क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो हुआ है। तो ये 4 सिंपल रूल हैं जो कि हम जब इंफॉर्मेशन लेते हैं बैलेंस शीट से कैश फ्लो में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो ये 4 रूल जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, और इनको कंसीडर करके हमें आइडिया होता है कि हमने कैश को पॉजिटिव फिगर के अंदर रखना है या नेगेटिव फिगर के अंदर रखना है, डिपेंडिंग ऑन दीज 4 रूल्स।